अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक जो तोशाखाना में असासाजात ज़ाहिर ना करने का केस था, जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी, ट्रायल कोर्ट से उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा को मुअत्तल किया और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। बादस ये मालूम हुआ कि जो साइफ़र के गलत इस्तेमाल का केस है उसमें वो 30 अगस्त तक रिमांड पर हैं, लिहाजा एक हुक्मनामा आया कि उन्हें आज रिहा नहीं किया जा सकता है। यहाँ ये नुक्ता भी इंतहाई अहम है, इस सज़ा को मुअत्तल किया गया है, कलअदम करार नहीं दिया गया है। इस सज़ा में जो कन्विक्शन है वो अपनी जगह मौजूद है। जो उनका इल्ज़ाम साबित हुआ था और फिर इलेक्शन एक्ट के तहत उनको मुजरिम करार दिया गया था वो अपनी जगह मौजूद है और उनकी नाअहली भी बरकरार है। इस फैसले के बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, नून लीग तो सीख पा नज़र आई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि फ़ैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फ़ैसला क्या होगा तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया गया था। लाडले को बचाने के लिए यहाँ खुद जो चीफ जस्टिस हैं वो मॉनिटरिंग जज बन गए हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है। एक और भी हैरानकुन बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हरीफ है पीटीआई की, उसकी जानिब से अब तक इस फैसले पर खामोशी है। पीटीआई की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इस फैसले से मुतालिक उन्होंने कोई बात नहीं की है। इसके सियासी असरात क्या हैं, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब बिजली के बिल, पाकिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज, आज भी लोग निकले, बिलों को जलाते रहे, सड़कें ब्लॉक करते रहे, एहतजाज करते रहे। 1 सितंबर से मुख्तलिफ तंजीम की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की कॉल भी है। इस पर ज़राए से मालूम हुआ है कि काबीना ने तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। जो 400 यूनिट तक जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं उन्हें रिलीफ़ देने का फ़ैसला किया गया है। और इंतहाई अहम बात यह है कि इस रिलीफ़ की मंजूरी IMF से ली जाएगी। कुछ दीगर मामलात पर भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले आज जो फ़ैसला आया, इस फ़ैसले पे पीटीआई तो खुश है, ऑब्वियस है, खुश होना बनता है। नून लीग सीखपा है, शहबाज शरीफ साहब खुद बड़ा खुल के बोले हैं, पैगाम जारी किया है, और पीपल्स पार्टी खामोश है। इनको अगर हम कनेक्ट करें तो क्या सियासी असरात इस फैसले के क्या होने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल्स पार्टी की खामोशी, वजह क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी का रद्द अमल हमेशा सियासी अंदाज में होता है। उनको ख़ुद तजर्बा है, वो सज़ाएँ भुगत चुके हैं। बेनज़ीर यानी भुट्टो साहब को सज़ाए मौत हुई, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में रहीं, फिर वो जलावतन रहीं, फिर ज़रदारी साहब ख़ुद भी जेल में रहे, इनके लीडर सबका दौर में भी गिरफ़्तारियाँ होती रहीं, लंबी फहरिस्त है। तो उनको इन केसेस का भी अंदाज़ा है, इन केसेस के असरात और मुज़मरात का भी अंदाज़ा है, और मुस्तकबिल का भी अंदाज़ा है। जबकि मुस्लिम लीग नून का मामला ये है कि अगरचे सियासत में इस ख़ानदान को 40 साल तकरीबन होने वाले हैं, कैप्टन सफदर की सज़ा कम थी तो वो फ़ौरन मुअत्तल हो गई थी जी। वो कितना अर्सा जेल में रहे, ठीक है ना। जब ज़रूरत पड़ी तो जो सबसे ज़्यादा सज़ा नवाज शरीफ साहब को थी ना जी, मोहतरमा बेनज़ीर मरीम नवाज साहबा को थी, वो भी मुअत्तल हो गई जी, ठीक है। वो मुअत्तल ही नहीं हुई, मुल्क से बाहर चले गए जी। उनको पासपोर्ट भी मिल गया, उनको ज़मानत भी मिल गई, सब कुछ हुआ। तो अब वही अदालतें जब आपको रिलीफ दें तो वो तो दुरुस्त है जी। जब आपके मुखालिफ को रिलीफ मिले अदालती फ़ैसलों से तो वो जो है सोचे समझे फ़ैसले। अब तो मतलब है अजीब व गरीब एक चीज़ है। बहरहाल जो भी है इसमें, लेकिन जो मुस्लिम पीटीआई के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए जी कि इसी जज और इसी अदालत के ख़िलाफ़ ये बोलते रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए, तासुब का इल्ज़ाम लगाया। ठीक है भाई, ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। एक जज एक फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ देता है तो देख लें कि मुमकिन है, गलती तो जज से भी हो सकती है,
लेकिन उसके जो मेरिट्स हैं वो भी देख लें, कहीं आपके वकील की कोताही भी हो सकती है, कहीं जज जो है वो उसके नज़दीक मेरिट अगर बनता है तो वो तो फैसला आपके ख़िलाफ़ देगा। आप बजाय इसके कि जजों को पढ़ जाएं और अदालतों को कमज़ोर करना शुरू कर दें, आपको भी अपने आप पर, अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए। और अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुस्तकिल मुहिम हम देख रहे हैं 1970 से। जी, भुट्टो साहब ने इसका आगाज़ किया जब उन्होंने मुखालिफिन को धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। वो जनाब चौधरी ज़हूरलाई अंदर, अहमद रज़ा कसूरी अंदर, मौलाना शाह मनूरानी अंदर, गिनते जाए एक लंबी फहरिस्त है। और जब लाहौर हाई कोर्ट ने अदालत उनकी ज़मानतें लेना शुरू कर दी तो बाकायदा आइन में तरमीम आ गई, कवानीन तब्दील कर दिए गए, ज़मानत के जो पहले कवानीन थे उनको तब्दील कर दिया गया। यानी पहले ये होता था कि ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी के लिए मुल्ज़िम का पेश होना ज़रूरी नहीं होता था, क्योंकि वो ज़मानत के लिए आते हुए गिरफ़्तार हो सकता है। और भुट्टो साहब के दौर में तो इहाता अदालत में भी गिरफ़्तारियाँ हो जाती थी जी, अब भी खैर होती हैं, हुई हैं। तो उस वक्त कानून बनाया गया कि जी पहले जो मुल्ज़िम है, जो अब वो कानून मौजूद है कि पहले वो जज के सामने पेश हो, सरेंडर करे, फिर उसकी ज़मानत ली जाएगी। भाई वो पेश ही कौन होने देगा? दरवाजे पे पुलिस खड़ी होगी, FI खड़ी होगी, वो अंदर आएगा, गिरफ़्तार हो जाएगा। तो एक बुनियादी हक़ था किसी शख्स का क़ब्ल गिरफ़्तारी हासिल करना, उसको मुश्किल बना दिया गया। लेकिन बाद में फिर उन्हीं कवानीन का निशाना वो ख़ुद भी बने, उसके साथ ही बने। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, अच्छा क्या हुआ कि उसी लाहौर हाई कोर्ट से भुट्टो साहब को जस्टिस समदानी साहब ने रिलीफ भी दिया जी, उन्हीं कवानीन के बावजूद। इरशाद साहब, अंदाज़े सियासत देखें, अंदाज़े सियासत, कुछ नॉर्म्स तो सियासत में नहीं बदली जा सकती, वो वैसे ही रहती हैं। ज़माना बदल गया। अब जो आज का दौर है, फ़ी ज़माना, आज इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है, हाँ वो सच है, ये झूठ है, वो एक अलग बात है कि हम शायद उसको माप ही नहीं सकते जितना ज़्यादा है। अब बस एक इम्प्रेशन ये आ रहा है, आज मखदूम अली ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दुनिया भर में कवानीन नर्म हो रहे हैं जी, सज़ाएँ कम हो रही हैं, हमारे यहाँ ये उल्टा चक्कर चल रहा है कि हमारे यहाँ कवानीन सख्त हो रहे हैं और जो सज़ाएँ हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये अजीब गरीब मामला है। शायद एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद ये नुकता भी है कि सियासी माहौल और ये नैरेटिव बिल्डिंग और ये सारी जो इस वक्त चल रही है, एक अलहदा से जंग है नैरेटिव की, ये क्या असरअंदाज होती है फैसलों पर? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मायनाज़ कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाफिज़ साहब, इलेक्शन का मामला है, सियासी जमातें अब अदालत से भी रुजू कर रही हैं, जमात इस्लामी कर चुकी है, PTI कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, सदर ममलिकत ने अभी तक तारीख दी भी नहीं है। लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि इलेक्शन की तारीख देना किसका काम है? पीपल्स पार्टी आज इलेक्शन कमिश्नर से कह रही थी कि आप इलेक्शन शेड्यूल दे दें। आपकी नज़र में इस मामले का हल क्या है? और 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई आपका शुक्रिया, इरशाद अरब साहब आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अगर तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखें या हम इसको इसके मुताबिक देखें कि हम इस मुल्क के अंदर लोगों के साथ क्लैरिटी के साथ बात करना चाहते हैं, तो फिर हमें इस किताब की तरफ जाना पड़ेगा। जो किताब कहती क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होने हैं, कौन करवाएगा और उसको ज़िम्मेदारी करवाने के किस इदारे की है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़ेह और क्लियर हैं। उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, चूँकि पिछले 1.25 साल के अंदर हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चल रही है, और ऐसे इवेंट्स या इंसिडेंट हुए हैं कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बावजूद इस चीज़ के जवाब मौजूद होता है, लेकिन हम उन कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर लेके आते हैं, और पॉलिटिकल क्वेश्चन जब हम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ के ऊपर एक लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला जो है वो स्टार्ट होता है, और फिर हर शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रटेशन करता है, जिसका अल्टीमेटली जो
जो है वो पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है वो एक कन्फ्यूजन या क्योस का शिकार होता है। अब इस चीज़ के अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, जो आर्टिकल 218, 219 और 222 के अंदर जिक्र है, और उसके साथ ये कास्ट अपॉन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का जो भी जनरल इलेक्शन नेक्स्ट होगा वो आपकी लास्ट सेंसस जो है उसकी नोटिफिकेशन के बुनियाद पे होगा। अब ये है कि वो सेंसस का नोटिफिकेशन किस आर्टिकल के अंदर होना चाहिए, वो आर्टिकल 51(5) कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़े उस चीज़ के अंदर, उसका इख्तियार किसको है कि 51(5) के अंदर जो है वो चीज़ें जाएँ, वो इख्तियार जो है वो आर्टिकल 153 के अंदर हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को है। और वो कौन सी कॉमन ऑफ इंटरेस्ट है कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे चारों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो 3 मिनिस्टर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब ये है कि फैसला जल्दी हो जाना चाहिए था जो उन्होंने 153 का नहीं किया। 2017 से सेंसस चल रही है इस मुल्क के अंदर, 6 साल हो गए हैं। अब जब 51(5) के नीचे वो एक फैसला आ गया है तो उसके बाद जो अगला सेक्शन आएगा वो आपका आएगा 224 के 90 दिन, और वो 90 दिन उस दिन स्टार्ट होंगे जिस दिन आपका 51(5) के नीचे जो सेक्शन 17 है 120 दिन जो मिनिमम उन्होंने लिखे हुए हैं उसके अंदर जब प्रोसेस मुकम्मल होगा तो फिर अगली स्टेज हाफिज साहब यहाँ पे और वो नोटिफिकेशन जो है वो शेड्यूल करेगा और वो उनको एम्पावर्ड करता है। आर्टिकल 58(1) के अंदर जो है चूंकि असेंबली प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व की है तो उसको अगर वो डिसॉल्व करते हैं तो जो प्रेरोगेटिव उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 224 के नीचे, 222 के नीचे और हमारा जो सेक्शन सवाल ये है कि 224 जो है वो एम्पावर्ड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये तो असेंबली डिसॉल्व होने से 90 दिन बनते हैं ना हाफिज साहब? जी जी, ये तो जो डिलिमिटेशन है उसके बाद तो 90 दिन नहीं बनते। नहीं, वो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसको आप इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो किसी न किसी का डिपेंडेंट होता है या उसको ओवरराइड करता है। अब इस चीज़ के अंदर ये है कि अगर 51(5) का नोटिफिकेशन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ना करती तो 224 का 90 दिन का उसी दिन पीरियड स्टार्ट हो जाना था जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अगस्त को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था। अब ये है कि आप ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी आप देखें कि 51(5) जो है वो आपका पहला आर्टिकल है और वो आपका नॉकिंग पॉइंट है कि जिसके अंदर आप उस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाना चाहेंगे। अब हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इतना नहीं पता हुआ था कि आर्टिकल 53 के नीचे या 51(5) का नोटिफिकेशन या 224 का जो है वो 90 डेज का पीरियड इस मुल्क के अंदर इकट्ठा स्टार्ट होगा। तो उसके अंदर यह है कि 51(5) पहले आएगा, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है पाकिस्तान के जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं जिसमें 224 भी शामिल है उसके ऊपर आएगा। चूंकि 51(5) की मैंडेटरी कंप्लायंस करेंगे तो आप 224 के अंदर जाएंगे और 224 उस दिन स्टार्ट होगा, उसका नॉकिंग पॉइंट उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन आपका 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल होगा। अच्छा आप साहब इसमें 2 सवाल हैं। नंबर 1 तो ये और है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं और ये लीगल एक्सपर्ट्स भी जानते हैं। अच्छा इसमें 2 सवाल पैदा हो रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये जो CCI बुलाई गई इसमें 2 सूबों की नुमाइंदगी ही नहीं थी क्योंकि गैर मुंतखब हुकूमतें ख़त्म हो चुकी थीं। निगरान हुकूमतों का कोई ताल्लुक़ इलेक्शन से या उससे नहीं है, लोगों के हकूक़ से, हल्का बंदी से। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब CCI ने डिक्लेयर भी कर दिया तो जब नई हल्का बंदी तो उस सूरत में होगी जब नशिस्तें कम हो रही हुई या बढ़ रही हूँ। जब नशिस्तें सूबों की वही की हुई मौजूद हैं, उसमें कोई रद्दबदल नहीं हो रहा, आबादी में सिर्फ इजाफा हुआ है, तो फिर नई हल्का बंदियों की ज़रूरत की। और यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमें यकीन दिलाया गया था कि नई हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नशिस्तें बढ़ नहीं रहीं, इसलिए इलेक्शन साबिक़ा हल्का बंदियों पर ही होंगे। अच्छा, इसमें इरशाद आरिफ साहब इस तरह है कि जब भी कोई भी आपका सेंसस जो है वो बनता है, और आप ये देखें कि 2017 का जब सेंसस आया तो चूँकि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 24वीं आइनी तरमीम आई जिसकी बुनियाद के अंदर कहा गया कि हमारा जो 2018 का जनरल इलेक्शन होगा वो प्रोविजनल बेसिस पे आएगा। उसके बाद ये है कि जब 153 की कॉम्पोजिशन के अंदर जाएँ तो ये आर्टिकल जो है वो मौजूद है 1973 से ले कर आज तक जो है इसको चेंज नहीं किया गया। इसके अंदर सिर्फ
एक मेजर चेंजेस वो की गई है, वो ये की गई है, कॉम्पोजिशन भी यही रखी गई है। पहले ये था कि इसका जो बुलाने की डिस्क्रिप्शन थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। अब 18वीं तरमीम के बाद उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर क्वार्टर के बाद इसके अंदर इजलास होगा और वो जितने भी इंट्रा प्रोविंशियल इशूज़ हैं और विद रेफरेंस टू फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर आएगा। अब इस आर्टिकल के अंदर और ये जो है ये उन दौर में भी रहा है जब पे परमानेंट गवर्नमेंट भी थी, जब इंटरिम गवर्नमेंट भी थी, और आपके बहुत सारे CCI के फैसले जो इजलास हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट के दौर के अंदर भी हुए हैं। उसके अंदर 93 तो 96 का पीरियड भी है, 96 तो 97 का पीरियड भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपके चीफ मिनिस्टर्स हों और उसके आपको कोरम चाहिए, मिनिमम आपको 2 चीफ मिनिस्टर्स चाहिए। अब इसके अंदर उसके अंदर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि जी केयर टेकर जो है उसके अंदर बैठ नहीं सकते। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ये देखें तो ये एक ऐसा डिसीजन है कि जिसके अंदर आपका 6 साल से एक चीज़ पेंडिंग थी, आपने अल्टीमेट उसको डिसाइड किया, और अगर आप उसको ना डिसाइड करते तो इरशाद आरफ साहब आपको एक और 2/3 की अमेंडमेंट चाहिए थी कि जिसके अंदर आप ये कहते कि जो पिछले 2017-18 के जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर 223 के अंदर आएगा इलेक्शन जो है वो आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि जब भी CCI को फैसला करती है तो वो 2 चीज़ें करती है। एक वो ये कहती है कि हम इस सेंसस को नोटिफाई करते हैं, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंडेट देती है कि अगर आबादी बढ़ती है तो उसके बाद आप उन सीट्स को भी बढ़ाएं, और अगर सीट्स का वो फैसला कर देते तो फिर जो था वो आपको 2/3 अक्सरियत भी चाहिए थी 51-5 के नीचे, और उसके बगैर आप इलेक्शन में जा नहीं सकते। तो लिहाजा टेक्निकली जिस हद तक हुआ है उसके, हालांकि ये है कि 2022 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अगस्त के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशंस कर ली थी, अब ज़रूरत भी नहीं थी उस चीज़ के अंदर, लेकिन अगर सेंसस को नोटिफाई ना किया जाता तो आप 2022 पे आ जाते, और अगर आपने कर दिया है तो आपको 2023 पे आना पड़ेगा, और अगर आप ये ना करते तो फिर आपको एक 26वीं आईनी तरमीम करनी पड़ेगी कि आप उस प्रोविजनल बेसिस के ऊपर एक फर्दर इलेक्शन में आपको जाना पड़ना था। जी हाफिज साहब, जो डेवलपमेंट आज की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना में एहसास ज़ाहिर न करने से मुतालिक जो केस था उसकी सज़ा जो चेयरमैन PTI को हुई थी 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना, उसको मुअत्तल कर दिया है। आइनी और क़ानूनी एतबार से आप क्या समझते हैं, और अब फर्दर अगर कल उनका रिमांड एक्सटेंड नहीं होता तो क्या उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी? देखिए अब्बासी साहब, ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला इस तरह का केस आया है कि जिसके अंदर ना सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 61(3)(p)(1)(p) के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया, बल्कि उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं। और ये भी 2017 का जब इलेक्ट आया था तो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस कंसेंसस पे थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स भी करें, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करें, और आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करें, और इसी के लिए जो सेक्शन था 174 जो है उसका इजाफा किया गया इस इलेक्शन एक्ट के अंदर। अब ये है कि ये सिंपल मामला सिर्फ क्रिमिनल मैटर नहीं है, बल्कि ये मामला इस वक्त ये है कि जो PTI के चेयरमैन हैं उन्हें उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो था वो फ़ाइल किया गया, और उस रेफरेंस से पहले एक हिस्ट्री है कि 2021 के अंदर एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई कि जो प्राइम मिनिस्टर ने 2018 और 19 के दौर के अंदर गिफ्ट्स लिए हैं उनको डिस्क्लोज़ किया जाए। वो एप्लीकेशन जो थी वो एक्सेप्ट की गई राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ के अंदर। कैबिनेट डिवीजन ने उसको चैलेंज किया बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर स्टैंस के लिए गया कि चूँकि हमारा फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने से हमारे जो नेशनल इशूज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, तो आप इसको न करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2022 के अंदर इसको रिजेक्ट किया और फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको डिस्क्लोज़ करें। इस दौरान ये था कि PTI की गवर्नमेंट चली गई, और बाद के अंदर जाके जो PDM के पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने एक रेफरेंस जो है सेक्शन 137 और 167 के नीचे स्पीकर नेशनल असम्बली को भिजवाया। स्पीकर नेशनल असम्बली ने उसको फॉरवर्ड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर प्रोसीडिंग्स की, उस पर नोटिस हुए, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई कि PTI के चेयरमैन ने उस केस के अंदर एडमिट किया कि वाकई मैंने जो चीज़ें मुझे 2020-21 की रिटर्न्स में जानी चाहिए थी, जो एनुअली हर साल आप इलेक्शन कमीशन के अंदर वो नहीं करते, लेकिन उनका डिफेंस ये आया कि मैंने जो टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं ये वेल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हैं वही हैं।
तो चूंकि एडमिशन उस चीज़ के अंदर आ गया था 137 के नीचे, और ये आपको मैं बताता चलूँ कि इलेक्शन एक्ट और आपका इनकम टैक्स लॉज जो हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। अगर आपको कोई लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करता है तो आप उसके अपना इंडिपेंडेंट कॉन्सिक्वेंस है, और जो दूसरा लॉ इसका कॉन्सिक्वेंस है। अब जब एडमिशन आया तो जो भी पीटीआई के चेयरमैन के स्टैंड थे, जिसमें 120 दिन का भी स्टैंड है, इलेक्शन कमीशन की कॉम्पिटेंसी भी है, उसके बाद ये है कि जी मैंने डिक्लेयर भी किया हुआ था, चूँकि सिर्फ उस हद तक फॉल्स डिक्लेरेशन की हद तक था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो काम किए। एक, उन्होंने 631P जो है उसके नीचे डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर द रिमेनिंग टर्म, और दूसरा ये है कि 174 के लिए जो 3 साल की सज़ा हो सकती थी और 1 लाख जुर्माना था, उसको सेक्शन 190 के नीचे जो है वो चैलेंज करवा दिया गया, भेज दिया गया टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब फॉर्मर चेयरमैन ने जो वो फैसला जो 21 अक्टूबर को आया था उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और आज तक वो फैसला न सस्पेंड हुआ है ना उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई है। अब जो वो ऑफशूट था उस केस के अंदर जो 21 अक्टूबर का था, उस पे ऊपर आपको पता है कि जुरिस्डिक्शन के भी इशू आए, कॉग्निजेंस भी इशू आए, वो हाई कोर्ट्स में गया, कभी वो प्रोसीडिंग रुकती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करे, वहाँ पे 10 मई को इंडाइटमेंट भी हुई, फिर उसके बाद 342 की स्टेटमेंट भी आई, और उसके बाद जाके एक फ़ैसला जो है वो 5 अगस्त को आया, और उस 5 अगस्त के फ़ैसले को जो आप हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम CRPC है उसके सेक्शन 410 के अंदर चैलेंज किया गया, और अलॉन्ग विद द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है 426 के नीचे किया गया। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक ये है कि अगर 21 अक्टूबर का फैसला जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता या सेट असाइड हो जाता, तो ये जो ऑफ शूट प्रोसीडिंग है 190 सेक्शंस की और जिसके अंदर ये कन्विक्शन आई है, ये बिल्कुल नहीं आनी थी, ये रुक जानी थी। और दूसरा ये है कि जो टेम्परेरी सस्पेंशन आई है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, हाई कोर्ट का शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर वो देते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी आया है, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है जितनी देर तक ये सेंटेंस सेटिसाइड नहीं होगी और 21 अक्टूबर का फैसला नहीं आएगा, ये इंटैक्ट रहेगी, और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि 631H और 613P की डिस्क्वालिफिकेशन के होते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आप साहब, अगर 21 अक्टूबर के फैसले को सेटिस्फाई हो जाता, वो आप समझते हैं कि उसको सीरियस नहीं लिया गया, उसको सही तरीके से प्रोसीड नहीं किया गया, उसकी वजह से ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको जो है फेस करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल इस तरह है इरशाद आरिफ साहब। बात यह है कि ये जो सेशन जज की सारी प्रोसीडिंग्स थी ये डिपेंडेंट थी उस फैसले को जो 21 अक्टूबर को हुआ, और उसके अंदर एक रेफरेंस आया। अगर इसको सीरियसली लिया जाता और इसके ऊपर एक लीगल स्ट्रैटेजी बनाई जाती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर उसको सस्पेंड ना करता, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाते कि जी मेरे ये ऑब्जेक्शंस है जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन हो या उसकी कॉग्निजेंस को चैलेंज किया गया, मुझे नहीं सुना गया। अगर वो किसी भी स्टेज पे सस्पेंड हो जाती तो ये प्रोसेस नहीं आना था। आज भी अगर 21 अक्टूबर के फैसले को आप सस्पेंड करवा लेते हैं या सेट असाइड करवा लेते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसली जो एडिशनल सेशन जज का फैसला 5 अगस्त का है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सस्पेंड भी हो जाएगा और उसकी कन्विक्शन स्टैंड भी नहीं करेगी। और अगर वो कन्विक्शन स्टैंड नहीं करती और वो 21 अक्टूबर का फैसला हो जाता है, तो पीटीआई के चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करेंगे अंडर आर्टिकल 62, 63। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो 62, 63 जो है वो इंटैक्ट रहेगा, और हो सकता है कि जो वो उनका पार्टी हेड वाला केस चल रहा है उसको भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वीजा वर्स डिसाइड कर दे, चूंकि उनका फैसला इंटैक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, आपसे ये फरमाएं कि ये जो आज जो खैर मचल के भी दाखिल नहीं हुए, लेकिन अगर दाखिल भी हो जाते तो उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है साइफर केस में, और कल अदालत में उनको पेश होना है। कल अगर वो जुडिशल रिमांड ख़त्म हो जाता है और अदालत उनको उस केस में जो है ज़मानत ले लेती है, तो आपके ख़्याल में फिर उनकी रिहाई हो जाएगी? देखिए, चीज़ ये है कि जो इस वक्त साइफर वाला इशू है वो आपकी स्पेशल कोर्ट के अंदर चल रहा है, और स्पेशल कोर्ट को ही दोनों कॉम्पिटेंसी है कि वो रिमांड भी दे या उसके बाद बेल भी ले। अब प्रोसेस जो है वो हमारे मुल्क के अंदर ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन अप्लाई करती है फॉर रिमांड के हमें सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट फर्स्ट डेट के ऊपर इनिशियली जो है स्पेशल कोर्ट्स जो हैं या ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का रिमांड यूजुअली दे देती होती हैं।
और उसके बाद ये है कि अगर वो रिमांड मुकम्मल होता है या फ़र्ज़ किया कि वो रिमांड नहीं देती और वो ये कहती हैं कि अब हम इसको प्रोसिक्यूशन कस्टडी की बजाय हम इसको जुडिशल कस्टडी के अंदर कर देते हैं, तो फिर जो एक्यूज़ड है वो एक इंडिपेंडेंट जो है वो एक बेल एप्लीकेशन जो है आफ्टर द अरेस्ट जो है वो फाइल करेगा, जो 497 CRPC के नीचे आएगी। उसके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन को और नोटिस होंगे और आफ्टर द हियरिंग ऑफ द केस जो है वो स्पेशल जज जो है वो बेल ग्रांट करेगा। सिर्फ रिमांड को ना देना ये ग्राउंड नहीं बनेगी कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपको बेल करा दी जाए, बल्कि आपको ग्रांट होने के या ना होने की दोनों की सूरतों के अंदर जो है आपको इंडिपेंडेंट जो है वो बेल अप्लाई करने पड़ेगा आफ्टर अरेस्ट, और फिर वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो किस तरह उसको फैसले करती है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये भी बता दें साइफ़र से मुताल्लिक़ की जो खुसूसी अदालत है, वैसे तो खुसूसी अदालतों का आइन के अंदर तरीक़ाकार क्या है, क्या ये हर वक्त मौजूद होती हैं, और साइफ़र से मुताल्लिक़ इसको पहली अदालत कहा जा रहा है, क्या वाक़तन ऐसा है, इससे पहले ऐसा कोई केस नहीं आया और इस तरह की कोई अदालत नहीं देखने को मिली? देखें, दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो उसको थोड़ा सा इस तरह पोर्ट्रे किया गया है कि शायद कोई नई चीज़ें। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी एक्ट के नीचे हर वक्त जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही होती हैं और उनकी डेजिग्नेटेड जुरिस्डिक्शन जो है वो मौजूद होती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा इंसिडेंट आया तो हमने शायद उसके ऊपर एक आर्गूमेंट बिल्ड किया कि नई मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं। इसी तरह जो आपका साइफ़र का लॉ है ये 1923 का लॉ है। इसके अंदर अभी 2023 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट आई है जो हमारे दोनों नेशनल असम्बली के सेशंस ने की हैं, उसके अंदर भी ऑलरेडी जो है वो कोर्ट जो है वो काम कर रही होती है और काम कर रही थी। उसके अंदर ये था, चूँकि पहले ये चीज़ें इस तरह थीं कि आप किसी को एडिशनल चार्ज दे देते थे और उसके अंदर वो काम करता था। अब सिर्फ इतना हुआ है कि आपने एक जो जज है उसको फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है कि आप इसके ऊपर काम करें। तो ये नई कोर्ट नहीं है, कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, उसके आगे एडिशनल चार्ज के तौर पे काम कर रही थी। अब आपने एक एक्सक्लूसिव जज को ये कहा है कि आप साइफ़र के मुताबिक जो है जो हमारा 1923 का लॉ है उसके अंदर वो जो काम करती है उसके मुताबिक आप करेंगे, और उसका प्रोसेस भी हमारा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है कि आप रिमांड भी वो देगी जिस तरह आपकी एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर आपको रिमांड दिया जाता है। चूँकि कॉग्निजेंस की जुरिस्डिक्शन जो है स्पेशल लॉ के अंदर जिस अदालत को दी जाए वही उन सारे मामलात को टेकअप कर सकती है। इसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो 14 दिन के अंदर अपना ट्रायल जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए मुकम्मल करेगी। एक चलान जो है 173 का रिपोर्ट जमा होगी। उसके बाद ये है कि आपका चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद आपके विटनेसेस आते हैं, फिर एक्यूज़ को राइट दिया जाता है कि वो आके तो अपना जिस तरह रेगुलर ट्रायल के अंदर होता है कि उसने कोई विटनेसेस देने हैं, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, ओथ पे देना है, नहीं ओथ पे देना, और उसके बाद दोनों साइड्स को जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और आर्ग्यूमेंट सुन के अदालत एक फ़ैसला करती है। और वो अदालत का फ़ैसला जो है अगर मैजिस्ट्रेट का हो तो सेशन जज, और अगर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लेवल का हो तो फिर वो पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर जाता है और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपके वक्त आप मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, कराची में सड़क पे शेर आ गया है और लाहौर वाला शेर अभी नहीं आया। बहरहाल ये फुटेज भी आप देख रहे हैं। इरशाद साहब, ये बताइए कि ये क्यों ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और ये कल्चर कब से शेरों को घरों में रखने का है? हम बात कर रहे थे, आपने पहले भी 1970 की सियासत का जिक्र किया, क्या पहले भी घरों में शेर रहते थे? दिलचस्प चीज़ है कि इंतज़ार शेर का लाहौर में हो रहा था और आ गया वो कराची की सड़कों पर। इंतज़ार तो काफ़ी अरसे से यहाँ हो रहा है, पहले 15 सितंबर की तारीख भी दी गई थी लेकिन वो आगे चली गई है। अच्छा अब्बास साहब, ये हमारे यहाँ जो शो ऑफ का कल्चर आया है ना जी, ये 80s में और 90s में बहुत है। दौलत लोगों के पास आ गई, रातों रात दौलत आई, मनशियात की, स्मगलिंग की, ये जो प्लाटों की, प्रॉपर्टी की, तो उसके नतीजे में पहले हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग घर में पालते थे वो तोता पालते थे, किसी ने हिरन रख लिया, इस तरह की, और कुत्ते रख लिए, अच्छी नस्ल के कुत्ते रखते थे। कुत्ते की ज़रूरत भी किसी हद तक ज़रूरत भी थी और
है अभी भी चलो, बाज़ जगहों पे। लेकिन ये जो शेर रखना, खूंखार जानवर, भेड़िए रखना, अच्छा कोई सोचने के लिए तैयार नहीं होता कि भाई एक नुकसानदेह चीज़ है। एक तो जंगली हयात, जंगली हैवानात जो हैं ये वहाँ ही सजते हैं, वहाँ ही अच्छे लगते हैं। घरों में आप क्यों रखते हैं? चिड़ियाघर में हैं, जाके देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है आपको तो। लेकिन वहाँ भी इरशाद साहब चिड़ियाघर में भी बाज़ों का ये महसूस होता है कि जुल्म है इनके साथ, जंगल में घूमने वाला, हाँ, घूमने वाला जानवर 6 बाय 10 के उसको कमरे में रख दें आप। रखा हुआ है वो के। लेकिन चलो उसकी कोई होती है जिस निगहदाश्त है जिस कोई, अंदाज में हाँ। दुनिया में तो उसको उनको भी बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। लेकिन ये जो काम हुआ है असल में हमारे पास ये जो दौलत आई है और उसके दौलत के इस्तेमाल के जो मज़ाहिर हमने देखे हैं ना, बड़ी हैरत होती है। अच्छा साहब ये फुटेज में मुझे शेरनी लग रही है ये। अब ये तो आप ही पहचान नहीं, वो सकते हैं दाढ़ी नहीं है ना क्योंकि इसकी। हाँ, तो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता क्योंकि आप उस इलाके के हैं, आपके इलाकों में हाँ, होते ये हैं शेर शेर। नहीं हमारे लगी। इलाकों में तो शेर वेर का कोई तस्वर नहीं है। तो ये जो कल्चर आया है ना जी, इसने बड़ी तबाही मचाई है। अब एक ऐसे मुल्क में जहाँ लोगों को रोटी मुयस्सर नहीं, वो बिल ना दे पाने की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और आपने शेर पाले हुए हैं, खुदा का खौफ करें। कोई यही दौलत अगर आपके पास है किसी अच्छे मकसद के लिए खर्च करें, क्यों ये काम कर रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? लोग अपने लिए सरमायादार निज़ाम जहाँ है, वाक़ियतन है, वहाँ तो इस तरह के काम नहीं होते। तो फिर कौन सा निज़ाम इसका जिम्मेदार है? हमारे यहाँ जो शो ऑफ का, शोहदेपन का एक कल्चर है ना, ये है उसकी वजह है। कल हम बिजली की बात कर रहे थे जी। अभी मुझे बड़ी हमदर्दी है, आपको भी, सब वो कर रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। हम इन लोगों से पूछते थे कि भाई ट्रांसमिशन लाइनें आपके पास है नहीं, आप धड़ाधड़ बिजली जो है पैदा किए जा रहे हैं, कारखाने लगाए जा रहे हैं, पैदा ये जाएगी कहाँ? क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस पड़ेंगे आपको। जी। जवाब ये मिलता था कि जनाब ये एक्सपोर्ट करेंगे हम। कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे जी? अफ़गानिस्तान में हालात नॉर्मल हो जाएं, अफ़गानिस्तान को देंगे। इंडिया को से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वो वाजपेयी साहब आ भी गए थे, तो इंडिया को देंगे। एक दफ़ा अखबारात में ख़बर छपी या छुपाई गई कि जनाब इंडिया को 500 मेगावाट की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान से लेना चाहता है। एक दिन पता चला कि जनाब उस वक्त जो चेयरमैन वापडा थे लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फ़कार अली ख़ान, अब तो रिटायर हो गए, उस वक्त वो हाज़िर सर्विस जनरल थे और उनने वापडा में बड़ी ठीक ठाक आके मामला सही किए थे। लोगों के बिल सही आना शुरू हो गए, लाइनें तब्दील होना शुरू, बड़ा काम किया था। वो एक डेलीगेशन लेके जनाब चले गए इंडिया। मशरक़ी पंजाब में उनको बिजली की ज़रूरत थी। वापस आए, खामोशी छा गई, बिजली नहीं जा रही। एक दफ़ा वो तशरीफ़ लाए तो हमने पूछा कि जन साहब वो बताएं कि बिजली आप बेचने गए थे तो क्यों नहीं बिकी और ये बिकी या क्या हुआ? उन्होंने कहा जी बड़ी वहाँ तो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी, यानी हमें परेशानी उठानी पड़ी। क्या हुआ जी? कहते जी हम गए तो जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो हमने कहा जी रेट, उन्होंने कहा जी रेट की बात बाद में, पहले कुछ चीज़ें तय कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अच्छा। आप ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे और इस मकाम तक आप बिजली पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। हम एक पाई खर्च नहीं करेंगे, पाकिस्तान करेगा, ये पाकिस्तान करेगा। सही है। हमने कहा जी इसके लिए तो फिजिबिलिटी दोबारा बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा बना लें आप। ले जी वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, हम बैठ गए, रात को बैठ के सारे राब्ते शाब्ते करके हमने नई फिजिबिलिटी बनाई। ये बात किस सन की है? ये 99 की है। 99 की, सही है। अच्छा, जब वो बन के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो हमने कहा जी अच्छा ये हो गया जी, ये इतना ख़र्चा आएगा। उन्होंने कहा जी आप इसकी सिक्योरिटी भी आपके ज़िम्मे होगी। अच्छा। यहाँ तक आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, किसी किस्म का कोई होगा हो सर, और इसके लाइन लॉसेस भी आपके ज़िम्मे होंगे। अच्छा। तो अब रेट का जब आया तो हमने कहा जी 8 सेंट फ़ी यूनिट आपको हम देंगे। यानी डिमांड की पाकिस्तान, हमने डिमांड की क्योंकि हमारा ये ख़र्चा आ रहा था। 6.5 सेंट पे हम ख़रीद रहे थे, बाकी ये बिजली और लैंड लॉस। उन्होंने कहा भाई साहब हम देंगे 2 सेंट। अच्छा। हमने कहा हम तो अपने अवाम को 6.5 सेंट दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपका दर्द सर है, आपके अवाम लेते होंगे, हमारे अवाम महंगी बिजली नहीं लेते।
और हमने कहा भाई ये तो हम लागत से कम कीमत कैसे दें। उसने कहा ये हमारा मसला है, हमें तो 2 सेंट पे आप देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं लेते आपसे। आपकी 8 सेंट में पड़ती है, 10 सेंट में पड़ती है, हम तो 2 सेंट पे लेंगे जी। हमने कहा यार हमारे तो फिर अवाम में बड़ा सब्र है कि वो 6.5 सेंट पे ले रहे हैं, चुप करके बैठे हुए हैं। उसने कहा हम 2 सेंट से आधा सेंट भी आपको दे दिया ना जी, शोर मचेगा और हुकूमत हमारी चली जाएगी। सही है। तो जनाब ये जो जुल्म हुआ है, लूट मार हुई है, ये जो कारखाने लगे हैं बग़ैर देख टारगेट्स और बग़ैर डिमांड के, ये एक क्राइम हुआ है। जी ठीक है। और आज हैरत हुई ये कि जी हम IMF के पास जाएंगे जी। रियायत लेने के लिए। IMF से चलो रियायत लेने के लिए IMF के ये इनको सज़ा देने के लिए तो IMF की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है ना। इन मुजरिमों को सज़ा तो दें जिन्होंने ये सारा जुल्म किया इस मुल्क के साथ, कौम के साथ। इरशाद साहब, प्रोग्राम के टाइम का बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।